आज बात करते हैं बैंकिंग में चौथे चैप्टर साख पत्र क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। साख पत्र से आशय ऐसे पत्र से है, लिखित प्रलेख से है या दस्तावेज से है जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार की ओर से लिखित रूप में वायदा होता है कि दस्तावेज में वर्णित राशि अमुक दिन दे दी जाएगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं एक साख पत्र में निम्नलिखित लक्षण होते हैं। ये ऋण का एक लिखित प्रमाण पत्र होता है। इनके द्वारा साख एवं ऋणों का आदान प्रदान होता है। यह मुद्रा की तरह भुगतान में सहज स्वीकार किया जाता है। वर्तमान में कई निम्नलिखित साख पत्र प्रचलित हैं, जैसे चेक, विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट, कोषागार विपत्र, यात्री चेक, साख प्रमाण पत्र, ऋण स्वीकृति पत्र आदि। साख पत्र तथा युद्ध मुद्रा में अंतर की अगर यहाँ बात करें तो साख पत्र कोई भी व्यक्ति दूसरे की सहमति से ही निर्गमित कर सकता है या उसका प्रयोग कर सकता है, किंतु मुद्रा में ऐसा नहीं है। मुद्रा सरकार द्वारा निर्गमित होती है या सरकार की कोई संस्था उसको निर्गमित करती है और उसको सभी को लेना होता है, लेकिन साख पत्र में ऐसा नहीं होता। साख पत्र में जब तक सामने वाला सहमत नहीं है तब तक वो साख पत्र के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता। अब सबसे पहली बार कितने प्रकार के साख पत्र हो सकते हैं, जैसे अभी बात हुई थी कितने प्रकार के साख पत्र प्रचलित हैं, तो उसमें सबसे पहला था चेक। इसे चेक से आप समझते हैं चेक क्या चीज़ है। चेक इसे धनादेश भी कहते हैं। यह शर्त रहित लिखित एक आज्ञा पत्र होता है और शर्त रहित, जिसको लिखने वाला अपने बैंक को चेक में वर्णित राशि को धारक को अदा करना या भुगतान करने का आदेश देता है। मतलब है यहाँ जो लिखने वाला है वह अपनी बैंक को जिसके पास उसका खाता है उसको वो लिखित आदेश देता है कि जिस व्यक्ति के पास ये चेक है उसको निर्धारित रकम या चेक में लिखी हुई रकम का वो भुगतान कर दे। भारतीय विनिमय साध्य प्रलेख अधिनियम की धारा 6 के अनुसार चेक की जो परिभाषा दी गई है वो ये है, चेक एक विनिमय विपत्र होता है जो किसी विशिष्ट बैंक पर लिखा जाता है तथा मांग पर भुगतान के योग्य होता है। अब इसी आधार पर हम चेक की कुछ गुण या विशेषताएं जान सकते हैं। जैसे लिखित आज्ञा, ये लिखित आज्ञा होगी, यानी कि किसी व्यक्ति को लिखित में आज्ञा दी जा रही होगी इतना पेमेंट या इतना भुगतान उसे कर दिया जाए। शर्त रहित, इसमें कोई भी शर्त नहीं होगी कि यह काम करने पर या इस काम के ना करने पर ही यह पेमेंट किया जाएगा, इस तरह कोई शर्त नहीं होगी। भुगतान जो पा रहा होगा उस व्यक्ति का नाम उसमें दिया होगा, चेक की तिथि होगी तथा उस बैंक में जो ग्राहक है वो उस पर हस्ताक्षर करता है। एक बैंक अपने ग्राहक को चेक बुक प्रदान करता है प्रार्थना पत्र, और ये चेक बुक कौन देता है? बैंक देता है अगर ग्राहक उससे प्रार्थना करता है चेक बुक दें। और लेकिन चालू खाते में तो ये अनिवार्य रूप से दी जाती है। 3 पक्षकार होते हैं इसमें, लेखक यानी कि आहारता या बैंक का ग्राहक जिसका बैंक में खाता है, अदाता या लेनदार यानी कि जो लेखक है उसका लेनदार है, यानी उससे वो पैसा लेना वाला है, वो उस व्यक्ति का नाम उसमें होगा। तीसरा होगा पक्षकार बैंक जिसको ये भुगतान करना है। अब बात आती है, चेक 2 प्रकार के होते हैं, धारक चेक और चेक रेखांकित चेक। धारक चेक का मतलब है जिस व्यक्ति के पास चेक है उसी को भुगतान होना। तो उसका मतलब जैसे कि वो रुपए की तरह है, नोट की तरह है, जिस व्यक्ति के हाथ में है वो उसी का माना जाता है। उसी तरह भी चेक भी उसी का माना जाएगा अगर वो रेखांकित नहीं है। लेकिन अगर चेक को हम रेखांकित कर दें, ऐसी स्थिति में सिर्फ उस व्यक्ति को ही वह पेमेंट बैंक भुगतान करेगा जिस व्यक्ति का नाम उसमें लिखा हुआ है या उसका चेक जिसके नाम में चेक रेखांकित है।
जो चेक के रेखांकन से अर्थ समझते हैं। पहले चेक के मुख पृष्ठ पर बाईं ओर कोने में 2 समांतर रेखाएं खींचना ही रेखांकन कहलाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि रकम का भुगतान उसी व्यक्ति को मिले जिसे वो लेखक भुगतान करना चाहता है तथा उस व्यक्ति के खाते में सुरक्षित रूप से ये धनराशि जमा हो जाती है। इन दोनों रेखाओं के बीच में लिखे जाने वाले कुछ शब्दों का अर्थ निम्न प्रकार है। पहला है अविनिमय साध्य का तात्पर्य सुरक्षित रहने से है तथा चेक का हस्तांतरण परिचित व्यक्तियों में ही हो सकता है। दूसरा, केवल अदाता के खाते में अगर इस अकाउंट पे ही ओनली इस तरह से लिखा हुआ है तो ऐसा चेक का भुगतान केवल उसके जिस व्यक्ति को भुगतान करना है उसके खाते में ही हो सकता है, किसी अन्य को नहीं वो हस्तांतरित कर सकता। एंड कंपनी, अगर एंड कंपनी लिखा हुआ है 2 रेखाओं के बीच में, रेखांकन की तिरछी रेखाओं के बीच में यदि एंड कंपनी का प्रयोग किया गया है तो ये केवल परंपरा के आधार पर भुगतान सुरक्षित करने के लिए किया जाता है तथा ना लिखने पर भी ये ऐसा पेमेंट सुरक्षित रहता है। ऐसा इसमें कोई खास नियम जो अकाउंट पे की जगह एंड कंपनी लिख दिया जाए, बात वही है। विशेष रेखांकन, अब बात आती है विशेष रेखांकन। विशेष रेखांकन में दूर तिरछी रेखाओं के बीच अदाता की बैंक का नाम भी लिख दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अदाता के उसी बैंक खाते में इस चेक का भुगतान होगा जिस बैंक का नाम लिखा गया है। जैसे मान लीजिए अगर उसने कहा रीमेटेड बाय सिंडिकेट बैंक बाय कैनरा बैंक, यानी कि अगर वो 2 बैंकों के बीच में, जैसे उसका अकाउंट 2 जगह है, कैनरा बैंक में भी है, अदाता का खाता 2 जगह है, कैनरा बैंक में भी और पीएनबी में है, वो पीएनबी के खाते में अगर अपना पेमेंट चाहता है तो वहाँ अकाउंट पे के साथ साथ पीएनबी लिखा जा सकता है, जिसके आधार पर ये पेमेंट होता है। तीसरा है बैंक के खाते का जिस बैंक में उपलब्ध होता है उसका अगर मान लीजिए वहाँ क्लियरिंग हाउस नहीं है, ऐसी स्थिति में तो वो और उसका कोई क्लियरिंग एजेंट है, तब उस स्थिति में इस तरह से 2 बीच से रेखांकित बैंकों के बीच में इस तरह से लिख दिया जाता है, रीमेटेड टू सिंडिकेट बैंक बाय कैनरा बैंक मेरठ फॉर कलेक्शन, यानी कि बैंक मेरठ में सिंडिकेट बैंक की शाखा नहीं है और वो किंतु और कैनरा बैंक उसका कलेक्शन का सहयोगी है, तो ऐसी स्थिति में ये लिख दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी वो सिंडिकेट बैंक के अकाउंट में पैसा चला जाएगा।